तो देखो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग एक नया चैप्टर, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस लेवल पे कवर करेंगे। क्लास 11th की फिजिक्स भी आपकी, क्लास 12th की मॉडर्न फिजिक्स भी आपकी कवर हो जाएगी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर की, नए चैप्टर की, जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले देखो सुनो, अगर हम बात करें एटम की, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एटम की अगर हम बात करें तो एटम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। एटम जो है, यहां लिखूं, एटम जो है आपका वो डिस्कवर हुआ, डिस्कवर्ड बाय, बोलो, डिस्कवर्ड बाय हाँ, जे थॉमसन ने तो पहला मॉडल दिया था। किसने डिस्कवर किया था एटम? जॉन डाल्टन। याद आ रहा है? सर जॉन डाल्टन ने तो दिया था, भूल गए? डाल्टन्स पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन पढ़ते हो ना। तो डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर्ड बाय सर जॉन, थोड़ी इज्जत दो भाई, सर जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन ने क्या बात बोली वो लिखवाऊंगा नहीं, तो सुनो तुम, है ना, ज्यादा राम कहानी लिखनी नहीं है। पता पड़ा कि 50 पेज का उपन्यास हो गया या 100 पेज का, इतना नहीं करना है अपने को, है ना। सर जॉन डाल्टन ने क्या बोला था? उन्होंने बोलता हर चीज जो बनी हुई है वो मिलकर बनी हुई है एटम से, है ना। यानी मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? एटम का बना है। और एटम क्या है? सबसे, जैसे हम लोग बायो में पढ़ते हैं ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल, है ना। ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम है। सेल को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, एटम को आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। यानी आज तक किसी ने एटम को देखा ही नहीं। यानी एटम क्या है? एक हाइपोथेटिकल चीज है। जिस दिन पता पड़ा एटम जैसी कोई चीज ही नहीं होती, उस दिन, अरे केमिस्ट्री तो खत्म, छोड़ो, फिजिक्स भी खत्म। केमिस्ट्री बोल रहे, फिजिक्स भी खत्म, है ना, कि केमिस्ट्री ज्यादा फिजिक्स का पार्ट है ये, है ना। तो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों खत्म, समझ पा रहे हो? तो किसने बोला? जॉन डाल्टन ने क्या बोला? सारी चीज किसकी मिलके बनी हुई है? एटम की मिलके बनी है। एटम कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी एटम कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए बोला गया प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एक लॉ है, पीओएसी, है ना। उसमें क्या बोला गया? एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी एटम भी कंजर्व रहता है, जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है। और क्या बोला गया? और बोला गया कि भैया एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बाद में पता पड़ा कि कहा एटम स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, एटम के तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो अभी देखेंगे कौन कौन से होते हैं। और क्या बोला गया? बोला गया दो सेम एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम का शेप साइज सेम होगा। ये बात भी गलत हो गई थी। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का साइज डिफरेंट होगा, ये बात भी गलत हो गई थी, है ना। तो ये सारी चीजें देखते रहेंगे आगे कैसे कैसे गलत हुई। अभी हम एटम को डिवाइड कर रहे हैं एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल में। ठीक है, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद और भी पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, है ना। तो एटम को बेटा फर्दर अपन लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में, है ना। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जॉन डाल्टन का, कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, वो इनडिविजिबल है। लेकिन वो तो डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है। और हम किस में डिवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, द थर्ड वन न्यूट्रॉन। वेरी गुड, थर्ड वन। तो एटम 3 पार्ट में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, है ना। तो किसने डिस्कवर किया, है ना, मेन मेन चीजें पढ़ेंगे बस। तो डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जब भी जे थॉमसन आए, इनको हाथ जोड़ कर नमस्कार करना है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला मॉडल दिया, है ना।
ये नहीं होते तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं करते। लेकिन उनसे भी बड़े कौन है यहाँ पर अब हमारे लिए? जॉन डाल्टन। क्योंकि अगर ये एटम के बारे में बताते ही नहीं तो हम आगे पहुंचते ही नहीं, है ना। तो यही है जिनकी वजह से हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने हमारी नॉलेज बढ़ाई है। नेगेटिव है मतलब, है ना, पॉजिटिव है, ठीक है। तो किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया? तो बेटा एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट कौन सा था, यहां लिखते हैं एक्सपेरिमेंट जो था वो कौन सा था बेटा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो सुनो, अगर हम बात करें कैथोड रे के नेचर के बारे में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही क्या है? कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन ही क्या है? कैथोड रे। तो पहले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया? कैथोड रे बोला गया। तो पहले क्या नाम था इलेक्ट्रॉन का? कैथोड रे। कैथोड रे से हटा करके फिर इसका नाम रखा गया नेगाट्रॉन। क्या रखा गया? नेगाट्रॉन। और उसके बाद क्या रखा गया? उसके बाद नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। किसने रखा था? स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे। स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला? स्टोनी ने बोला, स्टोनी ने बोला कि इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन नेम गिवन। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने दिया। नहीं तो जे थॉमसन ने तो उसको कैथोड रे बोला था। उसके और साइंटिस्ट ने बोला अरे भैया इसका नाम नेगाट्रॉन है। तो स्टोनी बोले कि यार एक काम करो ना, छोड़ो ना, इलेक्ट्रॉन नाम रखो, बात खत्म। बोले ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन नाम है इसका। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है मूव करने की, वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है। यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होगी? स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की, ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के 1/10 होती है। पता चल रहा है? चलो जरा मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करूं, चार्ज की बात करूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है। और चार्ज की वैल्यू जो निकाली गई ना, वो निकाली गई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। किससे निकाली गई? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की वैल्यू निकाली गई। बोलो क्लियर है? किसने निकाली थी? मुलेकन ने निकाली थी। तो ये चीजें सुननी है क्योंकि ये याद होनी चाहिए। अब इतनी सारी चीजें मैं भर नहीं सकता बोर्ड पे, है ना, लेकिन ये बेसिक नॉलेज अपने को पता होनी चाहिए। तो मुलेकन ने क्या किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, वहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, और जब मेजर किया तो चार्ज की वैल्यू थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। पढ़ा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लास 12th में? हाँ। अच्छा, नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस साइन लगाया। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9, वेरी गुड, 9.1 × 10⁻31। और ग्राम में लिखूंगा तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम। बोलो यही होगा? समझ पा रहे हो? ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है, नेचर ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का नेचर, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे किस किस पे डिपेंड करता है, यहां से क्वेश्चन आता है ना। तो हम यहां पे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेचर ऑफ कैथोड रे। अच्छा सुनो, कैथोड रे का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रे का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या किया था? एक ट्यूब लिया था, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, है ना, ये मेटल था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। जो इन्होंने किया वो समझना। और अब क्या हुआ? इन्होंने बोला कि भैया नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और यही इलेक्ट्रॉन क्या है? कैथोड रे। इन्होंने क्या बोला? इस चीज को समझो। इन्होंने बोला ये नेगेटिव चार्ज मेटल है, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो कहां मूव करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव ही मूव करेंगे। ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं? यहां से यहां। अच्छा, अंदर कोई गैस थी, मानो हाइड्रोजन गैस थी, तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस के भी देखो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस शेल में 1। तो इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा? यहां जाएगा, पॉजिटिव पे। जरा बताओ, अगर ये जो इस नेगेटिव पार्ट को क्या बोलेंगे? कैथोड। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या लग रहा है?
स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या फील हुआ कि इलेक्ट्रॉन वो कैथोड से क्या निकल रही है, कैथोड रे। क्या दिखा कि यहां से रे निकल रही है, तो इसलिए उन रे का नाम क्या रखा था, कैथोड रे। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? दोबारा बोलूं? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा, कैसे पता चला, ऐसे पता पड़ा कि इसके पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया था, है ना। फ्लोरेसेंट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिससे कोई भी चीज टकराती है तो चमकती है, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया था, तो यहां से कुछ चीज निकल रही थी और यहां टकरा रही थी। तो बोले अच्छा, इसका मतलब कैथोड से निकल रही है ना कोई चीज, इसका मतलब कोई भी चीज किससे निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। अब एक बात बताओ, अभी ये मैंने बोला कि ये जो कैथोड है ये आयरन का है, लोहे का है, आयरन का, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब मैंने इसको चेंज करके गोल्ड का कर दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखो आयरन है तो काले काले से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और गोल्ड है तो सुनहरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। इसका मतलब कैथोड कोई सा भी लो, क्या इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस ले लो, तब भी निकलेगा तो कौन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इसका मतलब अगर नेचर ऑफ कैथोड रे बोलूं तो ना ही किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कैथोड पर, और ना ही डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ गैस पर, है ना। तो नेचर ऑफ कैथोड रे जो है, फर्स्ट नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कैथोड, एंड सेकंड नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये क्वेश्चन आता है यहां से कि कैथोड रे का नेचर किस पे डिपेंड करता है, किसी पे नहीं करता, क्यों, इलेक्ट्रॉन है, निकलेगा ही, है ना। ऐसा थोड़ी है कि भैया मैं सोना हूं तो मेरा सुनहरा निकलेगा, मैं सिल्वर हूं तो मेरा सिल्वर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन सच धज के निकल रहा है, मैं महंगा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या ऐसा होता है आयुष? नहीं होता ना, हाँ, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक चीज सुनो, इस एक्सपेरिमेंट में एक बात तो मुझे पता पड़ गई कि जो कैथोड रे है वो कैथोड से भी निकल रही है, यानी कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैथोड से भी निकल रहा है और गैस से भी निकल रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, कैथोड रे इज एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड गैस। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो हम सिंपल सी एक बात है ना, यहां लिखते हैं, ऊपर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड गैस, दोनों से निकल रही है। तो कैथोड रे किससे निकलती है, कैथोड से भी निकलती है और गैस से भी निकलती है, लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। कह रहे तू हाइड्रोजन गैस है तो मैं तेरी इलेक्ट्रॉन, तू हीलियम गैस है तो मैं तेरी इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोलो क्लियर है? एटलीस्ट इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। कई बार कैथोड, नेचर ऑफ कैथोड रे को चार्ज बाय मास रेशो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यू मतलब चार्ज, एम मतलब मास, चार्ज बाय मास रेशो भी बोला जाता है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किसी से भी निकले, क्या उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा? 1.6 इंटू 10 के माइनस 19। क्या उसका मास भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा? 9.1 इंटू 10 के माइनस 31 केजी। बोलो रहेगा? छापने के लिए बहुत टाइम लूंगा, है ना, ठीक है। क्या ये बातें समझ आ रही है? तो चार्ज बाय मास रेशो क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए? कांस्टेंट, फिक्स रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या होती है? नॉट चेंज। ये पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो क्यू बाय एम रेशियो नॉट चेंज। बोलो समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? बहुत सारी चीजें बता रहा हूं इतने से उसमें, है ना। आओ प्रोटॉन का स्वागत करते हैं, आ जाओ, प्रोटॉन का स्वागत करते हैं ना। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड अंकल ने दिया। बोलो पता चल रहा है? कौन सा एक्सपेरिमेंट? अगर एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा? एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या उसी को क्या बोलते हैं? कैनाल रे
एक्सपेरिमेंट, बोलो समझ पा रहे हो? कोई डाउट? अरे बोलो भाई, शाबाश। अच्छा, स्पीड स्पीड की बात नहीं कर रहे, बात किसकी कर रहे हैं? चार्ज की। अगर चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज कितना होता है? सेम इलेक्ट्रॉन की बराबर, लेकिन प्रोटॉन कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बोलो समझ आया क्या होता है प्रोटॉन का चार्ज? अच्छा सुनो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज कैसे निकाला गया? जब स्टार्टिंग में डिस्कवरी हुई ना, तो साइंटिस्ट को लगा कि एटम के अंदर दो ही चीज है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सिर्फ दो ही चीज, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को कोई जानता ही नहीं था स्टार्टिंग में। तू कौन भैया, हम तुझे जानते ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन ये तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब ना इसके लिए रिएक्ट कर रहा ना उसके लिए रिएक्ट कर रहा, मस्त बिंदास बैठा है, मर रहे हो मरो, लड़ रहे हो लड़ो, जैसे ललित है ना, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो तुम मुझे जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइंटिस्टों को क्या लगा स्टार्टिंग में कि न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो ही चीज होती है। और सबने जब देखा था ना, तो ये देखा था कि एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों की चार्ज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो इसलिए बोला कि भैया प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू भी कितनी होगी? 1.6 इंटू 10 की -19 कूलम होगी। उसके बाद जब मास की बात की गई, तो मास कितना था? देखा गया 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर 1.672 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ये इसके भाषा आपके मास थे, है ना। ग्राम में 3 वैल्यू कम कर दो, है ना, जैसे यहां पे किया, ठीक है। आप वैल्यू हमेशा केजी में रखते हो, याद रखना, है ना। उसके बाद अब बात आती है नेचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। सबसे पहले देखो मैं आपको समझाता हूं, इधर समझो, यहां बना के बताता हूं। देखो ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पर आपके लगे हुए इलेक्ट्रोड्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पे तो इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना। अब की बार क्या किया? पहली बार फ्लोरोसेंट मटेरियल जो था वो पॉजिटिव के पीछे लगाया गया। अब क्या गोल्डस्टीन ने सोचा कि नेगेटिव के पीछे लगा के देखते हैं, नेगेटिव के पीछे लगाया। अब एक बात बताओ, अगर आपका कोई भी मेटल है तो मेटल के सरफेस पे कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो हमेशा कहां होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन हमेशा कहां होते हैं? क्या प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकल के भाग सकते हैं कभी? इम्पॉसिबल है, न्यूक्लियर फोर्स है भाई, कभी न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल के भाग ही नहीं सकते। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, क्या कहना चाह रहा हूं? अब एक चीज देखो, अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या प्रोटॉन कभी भी, ये पॉजिटिव चार्ज का क्या नाम है? एनोड। क्या नाम है? एनोड। अब खुद से सोचो, जब ये जो मेटल था इसके अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकलेंगे, तो क्या कभी इससे एनोड रे निकलेगी? कभी एनोड रे निकल ही नहीं सकती। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन साथ में गैस भी तो रखी है, हाइड्रोजन गैस मान लो, एक इलेक्ट्रॉन था। अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन कहां निकल के जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चला गया तो बीच में कौन बचा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। ये बात समझ पा रहे हो? एनोड रे किससे निकल रही है? एनोड से या गैस से? गैस से। और सुनो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब अंदर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ कौन था? सिर्फ प्रोटॉन था। तो प्रोटॉन कहां मूव करेगा? यहां मूव करेगा। समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गैस को बदल दूं तो क्या न्यूक्लियस, मैंने बोला हाइड्रोजन की जगह हीलियम रख रहा हूं, अगर हीलियम रखा तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, अरे बोलो, दो प्रोटॉन और न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन। पता चला? यानी हीलियम में कौन आ गया? हीलियम में न्यूट्रॉन आ गया।
एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। हीलियम का मास कितना होता है? 2 और 4, तो 2 और 2 4। पता चल रहा है? तो इसका मतलब अब न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन नहीं है, अब ये हीलियम का न्यूक्लियस है, अब इसको प्रोटॉन नहीं बोल सकते हो। समझ पा रहे हो? प्रोटॉन सिर्फ कब बोलोगे? जब कौन सी गैस होगी? अगर हीलियम गैस है ना तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलोगे। हीलियम गैस है ना तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलोगे, ठीक है, प्रोटॉन नहीं बोलोगे। तो प्रोटॉन कब बोलते हैं? जब हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। चलो जल्दी से बोलो, एनोड रे, एनोड रे emitted from गैस ओनली। एनोड रे किससे एमिट होती है? सिर्फ गैस से। पता चल रहा है? अब मुझे बताओ, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूं, नेचर ऑफ, यहां लिखते हैं ना, थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं, नेचर ऑफ एनोड रे। एनोड रे तो क्या एनोड पे डिपेंड करेगी? एनोड से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। पहले लोगों को लगता था अरे एनोड रे नाम क्यों रखा गया, ऐसा लगा एनोड से निकल रही है, बाद में पता पड़ा एनोड से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। निकल किससे रहा है? सिर्फ गैस से निकल रहा है। तो नेचर ऑफ एनोड रे क्या एनोड पे डिपेंड करेगी? हाँ, तो नॉट डिपेंड्स ऑन एनोड, नॉट डिपेंड्स ऑन एनोड। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ गैस को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बाय मास रेशियो। क्या बोलते हैं? चार्ज बाय मास रेशियो। अब मुझे बताओ, अगर मैं गैस को बदल दूंगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड रे बदल जाएगी? है ना? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। और Q बाय एम वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज भी चेंज हो जाएगा, मास भी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? मुन्नाओ, है आसान? कर पाओगे? आ जाए न्यूट्रॉन पे, इसको मिटा दूं, ये चीजें तुम्हें पता ही है, आगे कराऊंगा, चिंता मत करो, सब आए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन के बारे में, है ना? न्यूट्रॉन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बहुत ज्यादा सदियों बाद हुई, मतलब बहुत समय बाद हुई, है ना? और न्यूट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डिस्कवर्ड बाय, हाँ, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन, 1831। वो सेल का न्यूक्लियस था। रदरफोर्ड डिस्कवर करेंगे। अभी जब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना तो देखेंगे, जब मॉडल्स पढ़ेंगे, कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। पता चल रहा है ना? मजेदार चीजें, है ना? अच्छा देखो, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो बोलो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना भाई। मास की बात करूं तो 1.674 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर 1.674 इंटू 10 के -27 केजी। आंख खोलो और देखो और बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से किसका मास ज्यादा है? सबसे ज्यादा मास किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? हाँ, किसका मास सबसे ज्यादा? इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, क्योंकि पावर कम है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, देन मास ऑफ प्रोटॉन, और सबसे हल्का कौन होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं चार्ज बाय मास रेशियो की बात करूं, Q बाय एम रेशियो, तो Q बाय एम रेशियो क्या होगी न्यूट्रॉन की? अरे 0, चार्ज 0 है ना, तो क्या होगी? 0 होगी। कोई चार्ज बाय मास रेशियो नहीं होती है। ये हमारे बेसिक्स, इतना हमें पता होना चाहिए, इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा।
और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जितनी बात बोली क्या उतनी बात समझ आई? पक्का? देखो ये मैंने ऊपर लिखा है कि मेरे पास जगह नहीं थी, आप नीचे थोड़ा साफ सुथरा लिखना, है ना। यहाँ पे भी चाहो तो कॉपी को टेढ़ा करके लिख लेना। फ्लो चार्ट बनवाने का रीजन है कि फ्लो चार्ट से चीजें याद हो जाती है। अब पता पड़ा कि मैंने फ्लो चार्ट बनवाया है, आपने अलग अलग लिख करके पॉइंट लिख लिए, तो आप हमेशा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, छापो जरा। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं, और देखो एटम के बारे में बेसिक चीजें जान ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जान लिया। तो अगर हम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है कि नॉर्मली हमारे यहाँ पर ये चीजें मिलती है, हमारे यहाँ पर चीजें मिलती है मतलब हमारे यूनिवर्स, हमारी अर्थ में जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, है ना। तो नॉर्मली अगर हम एटम की बात करें और हम यहाँ पे अगर हेडिंग डालें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन कौन आते हैं बेटा? एक तो आएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा आएगा प्रोटॉन, तीसरा आएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब ही क्या है? एटम के पार्टिकल्स है। तो कौन कौन होगा? इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा भाई, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, पॉजिट्रॉन भी होगा। पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और क्या होगा? न्यूट्रिनो होगा, और क्या होगा? एंटी न्यूट्रिनो होगा, है ना। और क्या होगा? और पाई मीजॉन्स होंगे एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती है। तो एटम के अंदर ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे यूनिवर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही एटम के अंदर स्टेबल है। अब हम बात करें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में या मल्टीवर्स के बारे में, तो तुमने देखा होगा पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, मल्टीवर्स की थ्योरी आगे बढ़ रही है। पहले तो लोग एक यूनिवर्स के बारे में सोचते थे, अब क्या बोलते हैं? टाइम स्लिप हो गया, है ना। और टाइम स्लिप होने की वजह से एक यूनिवर्स से इंसान कुछ देर के लिए दूसरे यूनिवर्स में गया और फिर वापस स्विच हो गया, उसको टाइम स्लिप बोलते हैं। जैसे एक आदमी था, उसको अपने घर जाना था, उसके घर का रास्ता था 1 घंटे का, वो 4 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा लेकिन वो अपने घर पहुंचा ही नहीं। क्यों? कहीं बीच में टाइम स्लिप हो गया था, उसको पता ही नहीं पड़ा। ऐसी जापान में एक केस आया था, है ना। एक आदमी था जो जापान गया था, तो जब जापान पे एयरपोर्ट पे उतरा वो, तो वहां उसके डॉक्यूमेंट चेक किए, तो डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसका पासपोर्ट वगैरह सब असली, सील वगैरह सब असली है, लेकिन पासपोर्ट पे एक ऐसे देश का नाम लिखा हुआ है जो देश हमारी अर्थ पे है ही नहीं। उस देश का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो देश हमारी अर्थ पर है ही नहीं, है ना। उस देश का कोई और देश है लेकिन वो देश नहीं है। लोगों ने बोला कि यार ये संदिग्ध है, हो सकता है जाली पासपोर्ट हो या ये इंसान आतंकवादी हो, कुछ भी हो। उसको पकड़ के लेके उसका सारा सामान जब्त कर लिया, उसको एक कमरे में बंद किया, ऐसे कमरे में जो कोई खिड़की नहीं थी, कुछ नहीं थी, और गेट लॉक कर दिया कि हम अपनी स्पेशल फोर्सेस को बुलाएंगे, वो इंक्वायरी करेंगे। बाद में पता पड़ा 1-2 घंटे बाद चेक किया जाके, कमरे में वो आदमी नहीं है। जाके उसके डॉक्यूमेंट चेक किए तो पता पड़ा उसके डॉक्यूमेंट भी गायब है। मतलब वो बैठा अपने वहां से प्लेन में था, टाइम स्लिप की वजह से वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में पहुंच गया है, पता नहीं क्या हुआ। तो आज तक मिस्ट्री है, कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया इसको, कैसा क्यों हुआ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो वहां पे हो क्या रहा है? पैरेलल यूनिवर्स, जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने हुए, पैरेलल यूनिवर्स में पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है और अदर पार्टिकल्स है ना। जैसे वो देखा ना माइटी राजू, देखा माइटी राजू, उसे वो न्यूट्रिनो ही तो पीता है और न्यूट्रिनो पी के राजू माइटी राजू बन जाता है ना। तो देखो कहां से कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं,
है ना, वो तो खैर कार्टून है, आप इनको पी नहीं सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, ये अपोजिट है, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इनका पॉजिट्रॉन, ये हमारे अपोजिट है। पता पड़ा कि पैरेलल यूनिवर्स से मैं आ गया, यहां मैं पढ़ा रहा हूं और वहां दूसरा राहुल खड़ा है पैरेलल यूनिवर्स से आ गया, अरे भाई तेरे से मिलने आया हूं, तो हमारे मिलते ही है ना हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम एनर्जी है ना, हमारे चार्ज अलग है, जैसे ही हम मिलेंगे चीजें खत्म, है ना, समझ पा रहे हो। तो ये जो पार्टिकल्स है पैरेलल यूनिवर्स में, मतलब कहीं ना कहीं, अच्छा ऐसा नहीं है कि अर्थ, फिर साइंटिस्टों को कैसे पता पड़ा, साइंटिस्टों को कैसे पता पड़ा, साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट किए ना, तो पार्टिकल्स जो है न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंड ये सब, ये कुछ देर के लिए बने और फिर खत्म हो जाते थे, कुछ देर के लिए बनते थे खत्म हो जाते थे, है ना, समझ पा रहे हो। हाँ, तो ये वो पार्टिकल्स हैं, एनर्जी भी काफी है, लेकिन ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे पका हुआ केला, केला जितना पकता जाएगा ना, उसमें उतने न्यूट्रिनो बनते जाते हैं, है ना, पता है आपको। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो अपने को नहीं पता है ना। तो चलो वापस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ आते हैं, है ना, और बात करते हैं किसके ऊपर, मॉडल्स ऑफ एटम या एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर, है ना। तो हमारी हेडिंग है एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स, DELS है, DLES होता है, सही लिखा है। चलो, एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आप बात करते हो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या इसी को बोलते हैं तरबूजा मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है। तो जे थॉमसन का पूरा नाम क्या था, जोसेफ जॉन थॉमसन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही बता दिया हमारे टाइम पास के लिए। अब जब भी जे थॉमसन का नाम सुनोगे, हाथ जोड़ के भैया नमस्कार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर दिया, यही रिवॉल्यूशन लाए, है ना। जॉन डाल्टन, सर जॉन डाल्टन तो बता के चले गए कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करके चीजें ऐसे सब बनते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सोचा अगर एटम है तो उसका कुछ शेप भी होगा, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो बिना शेप के तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, और जब उस चीज से सारी चीजें मिल रही हैं, सॉलिड भी उससे बन रहा है, लिक्विड भी उससे बन रहा है, गैस भी उससे बन रहा है, जब हर चीज उससे बन रही है, दैट मीन्स कुछ तो शेप होगा। हो सकता है कि एटम का जो शेप है वो स्क्वायर शेप हो सकता है एटम स्फेरिकल हो सकता है एटम ट्रायंगुलर हो, कैसा भी हो सकता है ना, क्यूबॉइडल हो, एटम क्यूबॉइडल हो, जैसे ईंटें होती है, ईंटों की तरह हो एटम, कैसा भी शेप हो सकता है। तो उस चीज के बारे में सबसे पहले किसने बताया, इन्होंने बोला कि सुनो भैया, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। और क्या बोला, और बोला एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और क्या बोला, एटम इज यूनिफॉर्म एंड चार्ज, या नेगेटिव चार्ज ऐसे लिखते हैं, या फिर एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम इज यूनिफॉर्म, एटम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो भी क्या, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एटम है, और एटम इन्होंने बोला कैसा है, एटम इज स्फेरिकल, क्या बोला, एटम इज स्फेरिकल, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और एटम को कहीं से भी काट दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। देखो क्या चारों बराबर हैं, चार्ज भी यूनिफॉर्म है, यानी अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेम पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्म होगा, है ना। लेकिन एक गलती कर गए, क्या गलती कर गए, बोले कि भैया एटम जो होता है ना वो सॉलिड होता है, कैसा होता है, सॉलिड होता है,
एटम इज अ सॉलिड स्फीयर, है ना, ठीक है। एटम क्या होता है आपका, सॉलिड स्फीयर होता है। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी भाई, ठीक है। और क्या बोला गया, पॉजिटिव चार्ज, और ठीक है काफी है। और क्या बोला एक बार बता देता हूं, तरबूज देखा है, तरबूज, तरबूज देखा है, तरबूज के अंदर रेड वाला पार्ट देखा है, पूरा लाल 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 होता है तरबूज, अरे बोलो देखा है या नहीं। तो इन्होंने बोला जो तरबूज के अंदर पूरा लाल पार्ट है ना, वो तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इनके टाइम में प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज है भाई कुछ तो, वो प्रोटॉन है। और उसमें तरबूज के बीज देखे, तरबूज के बीज देखे, तो वो तरबूज के बीज जो है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो तरबूज के बीज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। तो तरबूज के बीज क्या है, इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ आया, यही बात इन्होंने बोली। अच्छा तरबूज के कौन से हिस्से में बीज नहीं होते, सेंटर में बीज नहीं होते, है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है। तो ये कुछ बातें थी जो उन्होंने बोली कि भैया एटम सॉलिड होता है, अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात किसने बोली, जे थॉमसन ने, ठीक है। तो यही इनकी गलतियां थी, हम सुधारेंगे, है ना। तो एक बार इतना नोट करो, फिर आते हैं रदरफोर्ड अंकल पे और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या इनकी गलतियां सुधारी। वो इनके सपोर्टर थे, तो देखते हैं क्या कहा उन्होंने, है ना। करो जरा नोट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये अगर अपना हो गया बेटा, तो अपन सेकंड मॉडल की बात कर रहे हैं, जो है हमारे रदरफोर्ड मॉडल। देखो रदरफोर्ड के बारे में कुछ बातें जानो। सबसे पहले रदरफोर्ड जो थे, देखो जो बातें जे थॉमसन ने बोली ना, वो बातें इन्होंने मतलब बोली, हवा हवा में बोल दी। भले इनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इन्होंने बातें हवा हवा में बोली, क्या जी ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। अब रदरफोर्ड के ना इनके फैन थे, बोले यार इतना इनोवेटिव आदमी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतनी चीजें कर रहा है, इसका मतलब ये यार होशियार तो है ना। जैसे आइंस्टाइन है, वो क्या करते हैं, आइंस्टाइन ने आज तक अपने जीवन में कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, वो बैठे हैं सोच रहे हैं, पता पड़ा एक हफ्ते तक सोचे ही जा रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, भूल गए सब, वो सोचे जा रहे हैं ऐसा होता होगा, एक ब्लैक होल नाम की भी चीज होगी पक्का। अब बाद में पता पड़ रहा है, साइंटिस्ट चेक कर रहे हैं, अब जाके, अब तक है ना पिछली साल तक ब्लैक होल हाइपोथेटिकल थे 2-3 साल पहले तक, अब जाकर के रियल में ब्लैक होल दिख रहे हैं साइंटिस्टों को, हाँ यार वहां पे कुछ ऐसा मास है जो ब्लैक होल है। आइंस्टाइन भैया तो सही बोल रहे थे हमारे दादाजी तो, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने बोल दिया हाँ भैया ऐसा होता होगा। और रदरफोर्ड बड़े फैन थे, तो लोग बोलने लगे जे थॉमसन से, हाँ जी आप कैसे कह रहे हो ऐसा होगा, आप जो बातें कह रहे हो ये कैसे पॉसिबल है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, बोला यार मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा कि जो बातें इन्होंने बोली हैं, लोग बड़ा इनको यार उल्टा सीधा बोल रहे हैं, है ना, बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं और मैं इनकी बातें प्रूफ करूंगा। और सबसे पहले एटम का एक्सपेरिमेंट किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, है ना। अब कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ उसको समझो। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेकंड, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। अच्छा ये मॉडल समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहली बात, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 2 पॉजिटिव आयन को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, पहली बात। दूसरा देखो, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है आपका कितना, नहीं बेटा 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब ये रिलेशंस याद होनी चाहिए, यहां से आपको है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा। सेम अगर मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो 4 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। अल्फा पार्टिकल का मतलब कौन है, हीलियम, हीलियम का मास कितना होता है 4। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1।
कितने का डिफरेंस, 4 गुना का ना। तो इसलिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1840 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे 1837 टाइम होता है, कितना होता है 1837, लेकिन हम कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए ना 1840 लेते हैं। बोलो क्लियर है? तो एटलीस्ट ये चीजें याद रखना थोड़ा सा, ये हमें हेल्प करेंगे, है ना। अच्छा, इसका मतलब सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल, देन न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। अब आओ एक्सपेरिमेंट पर, देखो कैसे हुआ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया, एक लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन होते हैं, जो एमिट करेंगे, एमिट करेंगे रेडिएशंस, जो एमिट करेंगे रेडिएशंस को, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 3 तरह के रेडिएशन निकालते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, पता चल रहा है। अब इन्होंने बीच में क्या रखा, बीच में रखा पोलराइजर। ये क्या है, ये पोलराइजर है। पोलराइजर क्या करता है, एक फिक्स उसको ही जाने पास होने देगा, है ना। मैंने ऐसे एक स्लिट सी बना ली है, लेकिन समझ लेना ये पोलराइजर है ना। पोलराइजर का काम क्या होता है, पोलराइजर का काम है कि एक ही तरह के रेडिएशन को एमिट होने देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। तो पोलराइजर क्या कर रहा है, रेडिएशंस को ब्लॉक कर दे रहा है। बोलो क्लियर है यहां तक? चलो, नॉर्मली आप ऐसे ना बनाना चाहो ना, तो ये सिलेंड्रिकल होता है, आप ऐसे बना लो, अभी फिजिक्स में पढ़ा है ना, ऐसे करके पढ़ा है पोलराइजर, है ना। हाँ, ये पोलराइजर, पोलराइजर, पोलराइजर से क्या होगा, आपके यहां से रेडिएशन निकल रहे हैं, रेडिएशन जा रहे हैं बहुत सारे रेडिएशन कहां से पास हो रहे हैं, पोलराइजर। आप नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ ये बहुत सारे रेडिएशन थे, यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे लगाई एक गोल्ड की स्लिट। गोल्ड की स्लिट का मतलब एक गोल्ड की प्लेट लगाई। अब गोल्ड मेटल क्यों यूज किया गया, कि गोल्ड मेटल सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल, तो इन्होंने गोल्ड लिया। अब गोल्ड की स्लिट इतनी पतली इन्होंने की ना कि 50 से 100 एटम ही आ पा रहे थे एक थिकनेस में, ठीक है। तो हम तो बस एक एटम बना देते हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, बस एक एटम बना दे रहे, ठीक है। किसका एटम है, गोल्ड का एटम, ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए, है ना। अब हो क्या रहा है, यहां से जो रेज पास हो रही थी, हमने यहां क्या किया, यहां पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, जो किसकी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब जैसे ही इससे कुछ भी टकराएगा ना, तो हरे रंग की चमकेगी, कैसे चमकेगी, हरे रंग की। अब क्या हो रहा है, देखो यहां से निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है, ये कैसे पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स है, ऐसे करके लिख दे, अभी लिख देंगे, है ना। तो यहां से जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, यहां से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। देखो ये जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, दिख रहे हैं आपको, ये जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, दिख रहे हैं, ये जा रहे हैं आगे अल्फा पार्टिकल्स। मैं थोड़ा टेढ़ा बना देता हूं, ये थोड़ा बड़ा है ना, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे के सारे क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, दे आर अल्फा पार्टिकल्स, है ना, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां से निकले, तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, सीधे पास हो गए, सीधे चले गए, कहां चले गए, सीधे, दिख रहा है। जब सीधे चले गए तो यहां पे क्या किया, यहां पे ग्रीन कलर का ग्लो किया, यहां पे चीजें चमक रही हैं, इन्हें पता पड़ा अच्छा एटम में से जो भी चीज पास हो रही है वो यहाँ पे टकरा रही है, यानी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकरा रहे हैं। पहली बात तो एटम से चीज पास हो रही है, और हमारे जे थॉमसन अंकल ने क्या बोला था, एटम सॉलिड है, तो उसमें चीज पास कैसे हो रही है, पास ही नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो अगर अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं तो इसका मतलब एटम कैसा है, हॉलो, एटम कैसा है, हॉलो। तो सबसे पहली बात क्या बोली, सबसे पहली बात क्या बोली, एटम इज
हॉलो स्फेयर, एटम कैसा स्फेयर है? हॉलो स्फेयर है भैया, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। बोलो समझ आया? क्लियर है? चलो, उसके बाद दूसरी चीज क्या देखी इन्होंने कि यहां से ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये एक एंगल थीटा पर क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कैसे पता पड़ा कि भाई यहां पे भी क्या हुआ? इतनी दूर तो एटम है ही नहीं, यहां पे चमक कैसे आ रही है? पता चला? सेम ये पार्टिकल भी यहां पर एक एंगल थीटा पर क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये एंगल थीटा पर क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए यहां से भी चमक आ रही है, यहां पे भी चमक आ रही है, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं हो रहा, सेंटर में कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब एटम के बीच में से अल्फा पार्टिकल नहीं निकल पा रहे। कहां से निकल रहे हैं? साइडों से निकल रहे हैं। इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ तो है ना? एटम के सेंटर में कुछ तो है ना? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला होल मास ऑफ एटम इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर के एटम में उसका सारा मास सस्पेंडेड है, यानी रखा हुआ है, यानी सारा मास किसका है? इसका, है ना? तीसरा इन्होंने क्या देखा? ये जो सेंटर में अल्फा पार्टिकल जा रहा था ना, अच्छा मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, है ना? अब सेंटर में देखा क्या रहा है भैया? जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था वो वापस अपना पाथ क्या कर रहा है? रिट्रेस कर रहा है ना? यानी आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स only one alpha particle retrace their path। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या रहा है? अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं, है ना? ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द, या सम ऐसे लिखते हैं, एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज और नीचे लिख लेंगे पॉजिटिव चार्ज, एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स deflected by an angle theta means देखो क्या पॉजिटिव में टकराएगा कभी? सेम चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये वाले देखो अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एंगल पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव रिपेल कर रहा है और वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो दैट मीन्स positive charge is present in the center of atom। that means positive charge is present, अल्फा पार्टिकल को मिटा के नीचे लिख देंगे। that means positive charge is present in the center of atom called nucleus। और उसी को क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। बोलो पता चला? तो ये बातें किसने बताई? रदरफोर्ड ने बताई। बोलो समझ आया? और क्या बोला? और इन्होंने क्या बोला? फोर्थ, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस like our solar system। हमारे सोलर सिस्टम के, इन विच प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन। तो जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, ऐसी एटम में भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। बोलो समझ आया? तो इसको पूरा लिखने की जरूरत है? इतना ही सही है, समझ जाओगे। बोलो क्लियर है? तो बोलो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने की। किससे की? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल से की। बोलो क्लियर है? पक्का? किसी को कोई डाउट है? एक बार इसको बनाओ, या बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिख देता हूँ, है ना? क्या जगह है, यहाँ लिख देता हूँ, है ना? ये अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये अल्फा
पार्टिकल्स हैं जो कैसे चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, कुछ पॉइंट और, फिफ्थ पॉइंट, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एटम के और न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात की, यानी रेडियस के। तो इन्होंने क्या बोला, रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो रेडियस है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। और क्या बोला, 6 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होता है 1 फर्मी मीटर या 10⁻15 मीटर। फर्मी फेम्टो बोथ आर सेम, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 1 फर्मी मीटर होता है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चंस की बात कराऊंगा, अभी एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद और क्या रह गया, एक इसका इनका ड्रॉबैक रह गया है ना। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अवर सोलर सिस्टम। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इन अ सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना। अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के बारे में भी सबसे पहले किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। बोलो क्लियर है। यहीं पे इन्होंने न्यूक्लियस की एक रिलेशन दी, यहीं पे इन्होंने न्यूक्लियस की रेडियस की एक रिलेशन दी। बोला R इक्वल्स टू R0 और Z की पावर 1/3, वेयर R0 इज, R0 की जो वैल्यू है वो है 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर। एंड व्हाट इज Z, Z इज एटॉमिक नंबर, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज R, R इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने जो फॉर्मूला दिया है ना, ये न्यूक्लियस के रेडियस के लिए दिया है बच्चों। किसके रेडियस के लिए, न्यूक्लियस के रेडियस के लिए दिया है ना। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब हुआ क्या, सुनो, जगह बतेरी है, हम बना लेंगे कहीं ना कहीं। सुनो आगे हुआ क्या, इसका मतलब रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भैया सेंटर है, देखो एटम का सेंटर है, सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस। ये क्या है, ये न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ कौन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, ऐसे ही बोला। तो फिर साइंटिस्ट है मैक्सवेल, बोले रदरफोर्ड अंकल एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज मूव करेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, अगर मैं मूव कर रहा हूं या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या कोई भी पार्टिकल मूव करेगा इस दुनिया में, तो क्या वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमते घूमते अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आगे बुम न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता ये बताओ। तो रदरफोर्ड क्या बोले, बोले भैया ये हम ना बता पाएंगे, है ना। तो फिर रदरफोर्ड के चाचा के भाई के दोस्त के बेटे के बहन के लड़के ने, जो है नील्स बोर, वो बोले हम बताएंगे आके। तो कौन बताएंगे, नील्स बोर बताएंगे। तो यहीं पे हम लोग क्या लिखते हैं, अभी इसको आप नोट करो, फिर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, एक छोटा सा क्वेश्चन, और उसके साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे, है ना। तेज से रात चलाना, सजाने मत लग जाना, करो जल्दी फटाफट। चलो जरा एक बार ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड देख ले। देखो अभी मैंने बताया था ना कि जो मैक्सवेल हैं, जब उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और एनर्जी को लूज करेगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए कि एटम जो होते हैं उसके स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं। तो आगे स्पेक्ट्रम जब पढ़ाऊंगा तब वो चीजें क्लियर करूंगा आपको। बोलो क्लियर है। अब मेरा एक क्वेश्चन कर दो, ठीक है, उसके बाद फिर आज लेक्चर खत्म करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इज टू एटम। एटम और न्यूट्रॉन की वॉल्यूम रेशियो क्या होगी, है ना, ये आप लोगों को बताना है। बताओ जरा, लगाओ दिमाग। आओ तो देखो मैं बताता हूं आपको। आपको बोला है वॉल्यूम,
रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटम। सबसे पहले मुझे बताओ एटम या न्यूट्रॉन का शेप कैसा है? न्यूट्रॉन बोल दिया मैंने, न्यूक्लियस बेटा, है ना, रेशियो ऑफ न्यूक्लियस है ना, रेशियो ऑफ, आप कर लोगे? टाइम दूं करने को? मैं ही कर दूं? करोगे? चलो मैं बताता हूं। देखो एटम और न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? हाँ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो वो कितना होगा? 4/3 पाई आर ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल्स टू, ये भी अपॉन में 4/3 पाई आर ऑफ एटम का क्यूब। तो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कटा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर का क्यूब। 10⁻⁻15 का मतलब कितना हो गया? इसके क्यूब कितना हो गया? -45। 15 3 जा 45, 10 3 जा 30, तो -30। तो -30 से -30 कटा तो कितना बचा? 10⁻⁻15 is to 1, यानी 10⁻⁻15 बचा। समझ आया? देखो कितना लल्लू सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपसे न्यूक्लियस एटम पूछ लिया, एग्जाम में ऐसा पूछता है आपको एटम इज टू न्यूक्लियस पूछ रहे, तब कितना हो जाएगा? 10⁻15 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसको, तो रटना नहीं है, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, सेकंड लेक्चर कल करते हैं, है ना? कर लो बेटा नोट।